गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चेतराम शर्मा भरत सर क्लासेस में एक बार फिर से आपके सामने हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम तीनों टेंस के इंडेफिनिट की बातचीत करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले पहचान, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के लिए सबसे पहले आते हैं हिंदी में कैसे जानेंगे सेंटेंस। हिंदी में वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है लगा हुआ है, साथ में वाक्य से कोई कार्य भी डिस्क्राइब होना चाहिए, जैसे वह स्कूल जाता है, मैं किताब पढ़ता हूं, इस तरह के सेंटेंस होंगे तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट होंगे। यह एक सामान्य खाता है, तो ता है तो लास्ट में आ रहा है, बट कोई कार्य नहीं डिस्क्राइब हो रहा, इसलिए यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काउंट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जब इंग्लिश में पहचान हम देखेंगे, एक्टिव वॉइस की पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, या वर्ब के साथ एस या एस लगा हो, या डू या डज लगा हो, या कैन लगा हो, तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा बट एक्टिव वॉइस में होगा। फिर अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है, तो उसमें इज एम आर के साथ या कैन बी के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था लगी होगी। बताने का मतलब यह है कि देखिए, एक्टिव वॉइस में पहचान विद्यार्थी जान जाते हैं, किताबों में लिखी हुई है। हिंदी में पहचान जान जाते हैं बच्चे, किताबों में लिखी हुई है। बट पैसिव वॉइस की पहचान करना थोड़ा छोटे बच्चों के लिए, हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए कष्टसाध्य होता है। इसलिए यहाँ पर हिंदी की पहचान, इंग्लिश की पहचान, पैसिव वॉइस की पहचान, एक्टिव वॉइस की पहचान, सब कुछ एक साथ बताया जा रहा है। इसी तरह से पास्ट के डब्बे में देखते हैं, तो पास्ट में क्या है, वाक्य के अंत में ता, ती, थी, ते, गया, गई, गए, इस तरह के शब्द होंगे तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा दीजिए, है की जगह था, थी, थे लगा दीजिए, सेंटेंस प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच जाता है। एक्टिव वॉइस के वाक्य में इंग्लिश में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी होगी, या डिड लगा होगा, या कुड लगा होगा। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वाज या वर्ब के साथ या कुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। इसी तरह से फ्यूचर में आते हैं, गागी गे लगा है अगर, तो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, बट ध्यान दें कि कोई कार्य भी डिस्क्राइब होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में अगर इंग्लिश में सेंटेंस है तो विल या शैल के साथ वर्ब की रूट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। पैसिव वॉइस में है अगर सेंटेंस तो विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। इतना ध्यान दे देना है कि इंडेफिनिट तीनों के लास्ट में जुड़ना है। अब हम लोग एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे उसका दोस्त आपकी सहायता करता है। लास्ट में देखिए ता है आ रहा है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑर्डर की बात हम जब देखेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, दैट मीन्स रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। ये जो है की सेंटेंस है, की वर्ड है स्ट्रक्चर ऑर्डर का। अब ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर then s or es will be added with verb ऐसी स्थिति में ध्यान देंगे कि उसका दोस्त आपकी सहायता करता है। अब सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होता है सदैव कार्य को करने वाला, तो यहाँ ध्यान दें सहायता करने वाला कौन है, उसका दोस्त आपकी सहायता करता है। तो सहायता करने वाला कौन व्यक्ति है, उसका दोस्त। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं, हिज फ्रेंड। अब क्या करता है, सहायता करता है, हेल्प्स।
हेल्प्स यू। एक चीज और ध्यान देना है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट आ गए ठीक से तो समझ लीजिए 60% का ट्रांसलेशन का क्राइटेरिया प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट से कंट्रोल होता है। क्यों? ये हम देख रहे हैं कि चाहे लिटरेचर हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे सब्जेक्ट इंग्लिश हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, जितना भी मैटर हमको लिखना पड़ता है वो या तो हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं और या पास्ट टेंस में लिखते हैं। तो इन दो टेंसेस को ठीक से सीखने की आवश्यकता है। अब हिज फ्रेंड हेल्प्स यू, यहां पर एग्जांपल देखेंगे। हिज फ्रेंड ये क्या है? दिस पीस इज नोन एज सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के आगे क्या है? वर्ब। तो हेल्प ये क्या है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है? कि जिस व्यक्ति के ऊपर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है। सब्जेक्ट की पहचान क्या है? जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट के कार्य का जिस वस्तु या व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो व्यक्ति या वस्तु ऑब्जेक्ट है। बीच में आता है वर्ब। वर्ब में बताया गया अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस जोड़ा जाएगा। तो यहां पर हिज फ्रेंड अकेला था, इसलिए यहां पर क्या किया गया? वर्ब में एस जोड़ दिया गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। कई बार मुद्दा आता है कि ये अदर वर्ड्स हम कैसे लगाएं। जैसे मेरा मित्र प्रतिदिन सुबह टहलने जाता है। अब ध्यान दें, मेरा मित्र प्रतिदिन सुबह टहलने जाता है। माई फ्रेंड गोज टू वॉक इन द मॉर्निंग डेली। ध्यान देंगे, अब माई फ्रेंड फिर इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या किया गया? गो जो कि वर्ब है उसमें ईएस फिर जोड़ दिया गया। अब ये टू है, टू का शाब्दिक अर्थ होता है के लिए, टू का शाब्दिक अर्थ होता है को अथवा के लिए। तो अब इस टू का प्रयोग को के रूप में कब है? ये टहलने के लिए जाता है इसलिए टू आया है। अब दूसरी स्थिति में जो टू का प्रयोग करते हैं वो होता है जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में डिस्टेंस कम हो रही हो। जैसे वह स्कूल जाता है तो हम बनाते हैं सेंटेंस ही गोज टू स्कूल, क्योंकि जब व्यक्ति स्कूल जा रहा है तो स्कूल के और उस व्यक्ति के बीच में डिस्टेंस कम हो रही है, डिस्टेंस घट रही है। ऐसी स्थिति में को डिस्क्राइब करने के लिए या के लिए को डिस्क्राइब करने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। हालांकि जब प्रीपोजिशन का अलग से चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो इसके विषय में विस्तार से बताया जाएगा। उसके पहले ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ कैसे हम अदर वर्ड के रूप में इसको लाएंगे, ये समझना है। अब ध्यान दें, यहाँ पर दूसरा प्रीपोजिशन इन लगा हुआ है। अब हिंदी में भी हम बोलते हैं तो सुबह में जाता है, इनका अर्थ होता है में जो है वो क्या करता है? समय के अंदर, किसी कमरे के अंदर, किसी भवन के अंदर, किसी नदी के अंदर, किसी कुएं के अंदर, किसी तालाब के अंदर, दैट मीन्स किसी घेरे के अंदर अगर हम आ गए, चाहे वो समय से रिलेटेड ही क्यों न हो, वैसी स्थिति में हम इनका प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे आप लोग शोर मचाते हैं। तो अब आप लोग ध्यान दें, यहां पर समझने की चीज है कि आई वी यू ये देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, बट इंग्लिश में हमेशा क्या होता है? इनको प्लूरल माना जाता है। तो आप लोग और ध्यान देना है, जब आई वी और यू और दे, यू वी और दे, इनके साथ पीपुल का प्रयोग नहीं होगा। पीपुल नहीं लगेगा।
आई और वी और दे के साथ में पीपुल का प्रयोग निषेध है। ये समझ लें कि ये कभी भी नहीं लगेगा, चाहे वो सेंटेंस कंप्लीशन लेवल का हो, चाहे वो सेंटेंस एकेडमिक लेवल का हो, चाहे ट्रांसलेशन में हो, चाहे लिटरेचर में हो, चाहे लैंग्वेज में। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यू, अब यू के साथ पीपुल नहीं लिखना है। यू अब मचाने की अंग्रेजी होती है मेक। यू मेक ए नॉइज। अब ध्यान दें, यू अभी हम बता चुके हैं कि यहां पर प्लूरल में काउंट होगा, इसलिए मेक में एस या एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब अगली बात है हम लोगों की कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस की बात होनी है आज। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव क्या है उसमें देखेंगे। अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में सब कुछ ऐसे ही रहता है, बट यहां पर क्या होगा, वर्ब जहां पर फर्स्ट है वहां पर क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। यहां पर एस या एस जुड़ रहा है, ये जो है मुद्दा ही पूरा हटा दिया जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता पास्ट इंडेफिनिट में नहीं है। जैसे उसका दोस्त, उसका दोस्त और उसके माता पिता, उसके माता पिता आज दिल्ली चले गए। दिल्ली चले गए। ध्यान देंगे, दिल्ली चले गए, देखिए गया गई गए, तो उसका दोस्त और उसके माता पिता पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ये कार्य करने वाला कौन है, उसका दोस्त कार्य करने वाला है, उसके माता पिता कार्य करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में क्या है कि ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड जो होगा ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा। स्टूडेंट्स करते क्या हैं, जब सब्जेक्ट की बात आती है तो वो सिंगल वर्ड ढूंढते हैं। अब जब सिंगल वर्ड ढूंढेंगे तो फिर सब्जेक्ट आधा छूट जाएगा और मामला बिगड़ जाएगा। ध्यान देंगे, हिज फ्रेंड एंड हिज पेरेंट्स। अब देखो, दिल्ली चले गए, चले गए दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गो की दूसरी अवस्था लगाएंगे वेंट। वेंट टू दिल्ली। इसमें ध्यान देने का मामला क्या है, अभी हमने पीछे बताया था कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में डिस्टेंस कम हो रही हो, ऐसी स्थिति में टू का प्रयोग किया जाएगा, तो इसलिए यहां पर टू लगाए। अब इसको समझेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और जरूरत हो तो अदर वर्ड। अदर वर्ड का सेंटेंस देख लेंगे यहां पर एग्जांपल। कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने, कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने ठीक प्रकार से अपना गृह कार्य समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। अब इसमें भी देखेंगे, कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने, काम करने वाले कौन हैं बच्चे, कितने लोग हैं, कक्षा के सभी विद्यार्थी। ये इतना पूरा का पूरा सब्जेक्ट बनेगा। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद पहले ही हम बता चुके हैं, यहां पर स्ट्रक्चर ऑर्डर में लिखा है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाएगी। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहां पर समाप्त करने की अंग्रेजी क्या होती है, फिनिश या कंप्लीट होता है, तो या तो फिनिश्ड लगा देंगे या कंप्लीटेड लगा देंगे। तो फिनिश्ड। अब अपना की अंग्रेजी यहां पर देखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट प्लूरल नंबर है। अगर स्टूडेंट अकेला होता तो हिज लगता, कई हैं इसलिए दियर लगेगा। फिनिश्ड दियर वर्क, दियर वर्क।
अब ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट हो गया ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, फिर वर्ब हो गई और फिर ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद में अब बचता है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या है, इसमें ठीक प्रकार से ये अदर वर्ड्स में काउंट होगा। तो ठीक प्रकार से इसके लिए दो तरह से लिख सकते हैं। अगर प्रॉपरली लिख देंगे तो एक वर्ड से काम चल जाएगा, इसी को एडवर्ब कहा जाएगा प्रॉपरली। और अगर प्रॉपरली के बजाय आप इन ए प्रॉपर वे लिखते हैं, इन ए प्रॉपर वे, इन ए प्रॉपर वे, ऐसी स्थिति में इसे एडवर्बियल फ्रेज कहा जाएगा। इसको समझ लेंगे कि एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। एडवर्बियल फ्रेज वो है जब कई शब्द मिलकर के किसी कार्य की विशेषता बताते हैं, वो एडवर्बियल फ्रेज कहा जाता है। और जब वही काम केवल एक वर्ड कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो आशा है कि इस तरह के सेंटेंस आप लोग सिंपल सेंटेंस वाले समझ चुके होंगे। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में प्रतिदिन रोगियों से मिलने जाते थे। अब देखें कौन जाता था, महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी ये क्या हो गए, कार्य को करने वाले हैं, ये सब्जेक्ट हो गए। महात्मा गांधी अब जाते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। अब मिलने जाते थे तो रोगियों से मिलने जाते थे, दैट मींस रोगियों के बीच में और गांधी जी के बीच में डिस्टेंस कम होती थी, वेंट टू। अब विजिट, एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पर टू लगा हुआ है और फिर विजिट लगी हुई है। तो विजिट जो लगी हुई है ये आप देख रहे हैं, कई लोगों को लगता होगा कि ये तो वर्ब लगी हुई था, तो वर्ब नहीं है ये जब टू के साथ क्रिया की पहली अवस्था लगाएंगे तो इसे इन्फिनिटिव कहा जाएगा। इन्फिनिटिव जो होता है वो नाउन या एडवर्ब का कार्य करता है, ये कभी भी वर्ब का कार्य नहीं करता। हालांकि इसका अलग से वीडियो बनेगा और अलग से इसके विषय में बताया जाएगा, चर्चा होगी। विजिट, अब किसको मिलने जाते थे, रोगियों को। टू द पेशेंट्स इन साबरमती आश्रम डेली। ध्यान दें, ये डेली शब्द जो है ये समय से रिलेटेड वर्ड या तो सबसे पहले लगाए जाएंगे या सबसे बाद में लगाए जाएंगे। अब इसमें एक प्रश्न उठता होगा कि यहाँ पर कई बार एट लगता है, तो देखिए ट्रांसलेशन में यहाँ पर इन भी सही है और एट भी सही है, लेकिन अगर यही बात ट्रांसलेशन के बजाय करेक्शन में आ जाएगी तो वहां पर एट सही किया जाएगा, इन गलत कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एट ज्यादा सही है, इसलिए एट के साथ इसको सीखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये भी देखते हैं कि अदर वर्ड हम लोग कैसे अरेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट हो गया महात्मा गांधी, वेंट वर्ब हो गई, टू विजिट ये जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी बताया गया है कि जब हम टू के साथ विजिट लगा देते हैं तो ये क्या इन्फिनिटिव बन जाता है और इन्फिनिटिव नाउन का कार्य करने लगता है। और उसके बाद में जो अदर वर्ड्स बचे हैं उनको हम प्रॉपर ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर देंगे तो वो स्वतः ही सही हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हम लोग कर लेते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑर्डर देख लेंगे। स्ट्रक्चर ऑर्डर में थोड़ा सा फर्क आता है, क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स।
ये स्ट्रक्चर ऑर्डर है। देखेंगे सेंटेंस, सुनील कल आप अपने चाचा से मिलने के लिए गांव जाएगा। गांव जाएगा, ध्यान दें गा आ गया है, गा आ गया है, दैट मीन्स सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में पहुंच गया है। अब काम देखें कौन करने वाला है, सुनील है, तो सुनील सब्जेक्ट हो गया। सुनील के साथ साथ फिर अब क्या करना है, हमें यह देखना है कि इसमें विल लगाना है या शैल लगाना है। तो क्या हो गया, सुनील विल। फिर क्या बताया गया है, विल या शैल लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल गो टू विजिट। ये विजिट क्यों लगाया गया है, ये पहले बताया जा चुका है पिछले एग्जाम्पल में। विजिट किससे मिलने के लिए, अपने चाचा से। अब ध्यान दें, सुनील अकेला है कि कई लोग हैं, तो पता चल रहा है कि सुनील अकेला है। सुनील जब अकेला है तो यहाँ पर हिज अंकल, फिर कल के लिए टुमारो। इसमें यह ध्यान देना है कि फ्यूचर टेंस में कभी भी यस्टरडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा, टुमारो का ही प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें विल और शैल की समझने की बात है, तो क्या करना है, विल और शैल कैसे लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट के रूप में आई और वी है, आई और वी है, तो शैल लगेगा बाकी सभी के साथ, आई और वी को छोड़ करके बाकी सभी के साथ विल लगेगा। बाकी के साथ विल। अब देखो इसमें जो है, ये पहले हम बता चुके हैं कि हमेशा टुमारो का ही प्रयोग करेंगे, कभी भी टुमारो के अतिरिक्त यस्टरडे का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि शैल वाला एग्जांपल कैसे होगा, तो उसको भी समझ लेते हैं। मैं आज अपने लिए नई किताबें खरीदूंगा। तो आई, ध्यान दें, आई और वी के साथ शैल लगना है, ये पहले बताया जा चुका है। आई शैल, खरीदने के लिए ध्यान दें सब्जेक्ट हो गया, विल या शैल हो गया, फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आना है, शैल बाई। बाई क्या खरीदेंगे, न्यू बुक्स। अब ध्यान दें सब्जेक्ट हो गया, फिर विल या शैल हो गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो बचा है वो अदर वर्ड्स में काउंट होगा, और वो अदर वर्ड्स में क्या है, किसके लिए खरीदेंगे, फॉर मी की जगह अगर माई सेल्फ लगाएंगे तो भी सेंटेंस सही होगा, अगर मी लिखा है तो भी सेंटेंस सही है। अब आज ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा अंतर आता है, सेंटेंस प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर में पहुंच जाता है, और ऐसी स्थिति में हम सब लोग देखते हैं कि थोड़ा सा अगर सावधान रहें तो टेंस पहचानने में और टेंस को इंग्लिश में सेंटेंस को पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ट्रांसलेशन एक ऐसा मुद्दा है जो लाइफ टाइम लोगों को परेशान करता है, इससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप लोग हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें, हम आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे, ये मेरा वादा है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, इट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।